या किसी भी बोर्ड से आप हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मान लीजिए, उसके लिए भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होना जानना आपके लिए ज़रूरी है। बेसिक भी रहेगा और हाई लेवल के क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो और अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। सबसे पहले समझिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सारी जो है इस पर डिपेंड करती है आपका एक्सिस पर। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, बात समझिएगा, यहीं सारा काम स्टार्ट हो जाता है, एक्स एक्सिस। और ये होता है हमारा एक्स डैश एक्सिस, जो कि कक्षा 10 से क्लास 10 के लेवल का है। या वाई एक्सिस हो गया, ये वाई डैश एक्सिस हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये एक्सिस समझ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें जान जाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी होंगे वो सब प्लस के रहेंगे, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ये सब प्लस का रहेगा। इधर 1 2 3 4 माइनस का रहेगा, -1 -2 -3 एंड -4। यहाँ पर वाई के सारे प्लस के रहेंगे, जितना भी रहेगा यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। और यहाँ पर माइनस का रहेगा, यहाँ पर -1 -2 -3 एंड -4। तो ये आपके 4 एक्सेस, या यूँ कह सकते हो कि 4 एक्सेस तैयार हो गए, तो 4 क्वाड्रेंट भी बन गए। कौन कौन से क्वाड्रेंट बने? पहला चतुर्थांश, इसको हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं और हिंदी में एक्सेस को अक्ष कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों अपना अपना। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया मेरे बच्चों। 4 क्वाड्रेंट बन गए 4 एक्सिस पर। आप ये समझो कि जो ये एक्सिस और ये एक्सिस मिल करके इस क्वाड्रेंट को बना रहे हैं, तो दोनों में क्या है? प्लस प्लस। देखो इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है। ये प्लस प्लस मिल करके फर्स्ट क्वाड्रेंट बना रहे हैं। आप ये मान के चलिएगा हमेशा एक्स पहले आएगा और वाई बाद में आएगा। एक्स को एब्सिसा कहते हैं और वाई को ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। तो आप ये समझिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट जो बना रहे हैं वो कौन कौन मिलकर के बना रहे हैं? एक्स कौन सा है? एक्स पहले वाई बाद में। तो एक्स यहाँ कैसा है? माइनस का। वाई कैसा है? प्लस का। यानी कि क्वेश्चन 1 नंबर में आपसे पूछेगा, आपको कोई कोऑर्डिनेट दे देगा और ये कहेगा बताइए ये कोऑर्डिनेट किस में बिलोंग करता है। तो आप बताओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में 1 नंबर आपको मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये समझना पड़ेगा। फिर तीसरा जो क्वाड्रेंट बन रहा है वो एक्स डैश एक्सिस से और वाई डैश एक्सिस से बन रहा है, यानी कि दोनों का होता है माइनस, दोनों माइनस। यहाँ पर एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, क्योंकि एक क्वाड्रेंट आपका प्लस से लिया जा रहा है। एक्स हमेशा पहले तो एक्स प्लस, वाई बाद में तो वाई माइनस। ये तो हो गई सिचुएशन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स की कौन सा कोऑर्डिनेट्स कहाँ पर स्थित होगा। बात समझ रहे हो? और एक बात आपको बता दें, अगर मान लीजिए हमारा ये x है, ये y है, पहला क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मान लीजिए -x है और y है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट। अगर मान लीजिए आपका माइनस है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट। अगर मान लीजिए आपका प्लस है और माइनस है तो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट मेरे बच्चों। और एक चीज़ समझो, यहाँ पर एक चीज़ और समझो। अगर मान लीजिए हमारा x, 0 है, -x, 0 है, 0, y है, 0, -y है। अगर ऐसा है तो ये x एक्सिस पर रहेगा बच्चों मेरे। सारी जानकारी ले लो, ये x एक्सिस पर रहेगा, ये x डैश एक्सिस पर रहेगा, ये y एक्सिस पर रहेगा और ये y डैश एक्सिस पर रहेगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है? नहीं है। तो चलते हैं आगे और इसमें क्या पढ़ना है देखते हैं। अगर मान लीजिए अब इसमें और क्या है देखो, अगर कोई इक्वेशन होती है और आपसे कहे कि वो x एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी इक्वेशन है, मान लो हमने कहा कि कोई इक्वेशन है जो x एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस के पैरेलल मैं अलग बना लेता हूँ। देखो इसमें तो बढ़िया से बना हुआ, इसको क्यों खराब करें। ये x एक्सिस के पैरेलल है, मान लो ये तो मान लो x एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। अगर हम आपसे कहें कोई इक्वेशन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो बताओ बेटा ऐसे ही तो होगी, ऐसे तो होगी। बोलो, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही तो है ये, तो ये सब क्या बन रही है? ये y बराबर a, y बराबर b, y बराबर c और यहाँ पर y बराबर
माइनस का सी, वाई बराबर माइनस का बी, वाई बराबर माइनस का ए। एक बात समझ में आ गई? इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन, यही तो सब क्वेश्चन कठिन होते हैं। कहेगा बताओ उस लाइन का क्वेश्चन बताओ जो एक्स एक्सिस के समांतर है या पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। बस बच्चा फंस जाता है उसमें, कहता अब क्या करें, कुछ दिया ही नहीं इसमें, और जबकि सब कुछ दिया है। अब देखिए हमारी बात को समझिएगा, यहां पर देखिएगा। अब मान लो अगर ये तो हो गई, ये कौन सी है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो एक्स जीरो ही रहेगा, वाई की इक्वेशंस आती रहेंगी। अब आ जाओ इसमें, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो बच्चों मेरे वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या हो जाएगा, ये से बनेगा। बोलो बोलो। तो फिर क्या बनेगा, ये एक्स बराबर सी, एक्स बराबर बी, एक्स बराबर ए, एक्स बराबर माइनस का ए, एक्स बराबर माइनस का बी, एक्स बराबर माइनस का सी। बहुत डिटेल में लीजिए हमसे जानकारी, बात समझ में आ गई? तो ये पूरा खेल हो गया इसका। अब हम बात करेंगे कि जब कोऑर्डिनेट्स दी हो, डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, मिड पॉइंट क्या होते हैं, सेंटर क्या उसका, सेंट्रॉइड का सेंटर कैसे निकालते हैं ना, वो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो को बस अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए। अब ये समझिए कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होगा। मान लीजिए आपके दो पॉइंट्स दिए, ऐसे ऐसे एक लाइन खींचिए, इसका ये, इसका ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये पहला टॉपिक है, समझ लीजिए, कोऑर्डिनेट्स का पहला टॉपिक। x2 माइनस x1 कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, सुनो, चाहे इसमें x2 माइनस x1 कर दो, चाहे y2 माइनस y1 कर दो, कोई परेशानी ही नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट ये स्क्वायर में दिया गया है। बात समझ रहे? अब इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो, क्वेश्चन पहला है कि मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है 5,0। क्वेश्चन है कि एक पॉइंट है 5,0 भैया और दूसरा पॉइंट है -12,0। ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस हमको निकालनी है। तो बेटा मेरे लाल, ये x1 मान लो, ये y1 मान लो, ये x2 मान लो, ये y2 मान लो। बात समझ रहे हो? तो x1 माइनस x2 क्या हो जाएगा, 5, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये d बराबर में √17 का स्क्वायर और ये तो 0 ही हो जाएगा। तो d बराबर में 17 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, d बराबर 17। और यूनिट या हिंदी में इसको मात्रक लिख देना, ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अभी तक आपने समझा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जब दो कोऑर्डिनेट्स दिए थे तब आपको डिस्टेंस निकालना मैंने सिखाया था। अब ये टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड ओरिजिन। अब मान लीजिए एक आपका पॉइंट है 3,5, एक पॉइंट है आपका, एक कोऑर्डिनेट है आपका 3,5, इसको ए मान लीजिए, और जो दूसरा है वो 0,0, इसको मूल बिंदु कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। तो हमेशा मूल बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं, हिंदी में मूल बिंदु के निर्देशांक कहते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो 0,0 होते हैं। इसको आप अगर x मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1, इसको मानते हैं x2, इसको मानते हैं y2, तो ये डिस्टेंस जो आ जाती है वो अंडर रूट में 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये सवाल मैं वैसे भी कराया था, लेकिन अब आप समझ लीजिए सेंटर कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन के क्या होते हैं। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर में 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, अंडर रूट में 25, और इसका आंसर आया 5 यूनिट। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं आती है, तो कभी कभी फॉर्मूला ऐसे भी लिख देते हैं, d बराबर में ऐसे मॉड में लिख देते हैं। तो मॉड का मतलब ये होता है कि कभी भी डिस्टेंस माइनस निगेटिव नहीं होती है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है समझिएगा, देखिए हेडिंग डालिएगा, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, इंटरनली और एक्सटर्नली दो प्रकार से विभाजन होता है लाइन का। तो अगर आपका इंटरनली है तो फॉर्मूला देख लो, x, y और m2x1 प्लस m1x2 अपॉन में m1 प्लस m2 और m2y1
प्लस m1y2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये कब होगा? जब एक लाइन को, जैसे मान लीजिए हमने एक लाइन लिखी है ऐसे, इसके दो कोऑर्डिनेट्स हो गए a और कोऑर्डिनेट्स हो गया b, और यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट से p जो इस लाइन को दो भागों में बांट रहा है, इसका m1 है, इसका m2 है, अनुपात रेशियो में बांट रहा है। इसके कोऑर्डिनेट से हमारे x y1, इसके कोऑर्डिनेट से हमारे x2 y2, और इसके कोऑर्डिनेट से हमारे x और y। तो ये जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? p की वैल्यू निकल करके आएगी। क्या निकल के आएगी मेरे बच्चों? p की वैल्यू। अब मान लीजिए एक्सटर्नली डिवीजन आपको दिखा दे। अगर एक्सटर्नली डिवीजन दिखाए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x, y हो जाएगा। तब आपका फॉर्मूला हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन में m1 माइनस में m2 कॉमा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन में m1 माइनस m2। ये आपका कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। बात समझ रहे हो? अब एक चीज और समझ लो यहाँ पर। अब आपको बता दें, अगर यही डिवीजन को बराबर काट दे कोई, देखो अगर मान लो हमारा एक पॉइंट ये दिया है a, इसका है x1 और y1, और इसके निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2, और ये बराबर भागों में एक और एक में काट दे मेरे लल्ला, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट आप निकाल देना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट होते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। फिर इसमें m2 p2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक फार्मूला और हम बता रहे हैं आपको। अगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड चाहिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड चाहिए अगर, तो ये फार्मूला लगा देना। x, y बराबर में x1 x2 x3 बाई 3 कॉमा y1 कॉमा y1 y2 और y3 बाई 3। ये क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि ऐसे एक ट्राइंगल है, मान लो यहाँ पर ट्राइंगल है, मान लो ये ट्राइंगल है हमारा, ये ट्राइंगल है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स है x3 y3। तो यहाँ ये लाइन ऐसे मिली, और ये लाइन ऐसे मिली, और ये लाइन ऐसे मिली, तो ये जो g आया g, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे x, y हैं। तो x, y यही है जो हमने फॉर्मूले में आपको लिख के बताया। बात समझ रहे हैं भैया? अगला टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल ज्ञात करने का एक अनोखा फॉर्मूला दिया गया है। अच्छा, ये कैसे बना? ये बना ऐसे, देखो आपका मान लीजिए तीन वर्टिसेस होते हैं ट्राइंगल में। एक है आपका x1 और एक y1, और एक है हमारा x2 और एक y2, और एक है हमारा x3 और एक y3। बात समझना। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैंने आपको बता दिया और आपने समझ लिया, तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दोनों इसी से निकाल लोगे। कैसे मैं बताऊंगा, अभी देखना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2, ऐसे इसका सिंबल बना दो, 1/2 बाहर रहता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y3 माइनस y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 y3 माइनस y1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। अच्छा, कभी कभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? अगर कोलिनियर नहीं है तब तो पॉइंट ऐसे स्थित होंगे, अब अगर कोलिनियर हो गए तो पॉइंट ऐसे स्थित होंगे। अच्छा ये बताओ, अगर पॉइंट ऐसे स्थित हो जाए x1 y1 और x2 y2 और x3 y3, तो क्या बेटा इसका एरिया निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो क्या एरिया हो जाएगा? तो एरिया विल बी 0। एरिया क्या हो जाएगा? 0। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? x1 y2 माइनस y3
इतना भावनाओं में मत बहो बेटा। x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर में कितना 0। अगर आपसे कहता है कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं, संरेख हैं, कोलिनियर को हिंदी में संरेख कहते हैं, तो ऐसे सवाल फॉर्मूला डाल देना और प्रूफ कर देना, या तो एरिया 0 कर देना तब भी प्रूफ हो जाएगा। बात समझ में आया? अब बच्चों देखो, अगर मान लीजिए आपसे यही कहे कि नहीं भैया हमें ट्रायंगल का एरिया नहीं चाहिए, हमें एरिया किसका चाहिए? चतुर्भुज का। चतुर्भुज का मतलब क्वाड्रिलेटरल। तो हम क्या करेंगे? ए बी और सी और डी। क्वाड्रिलेटरल ऐसे तो बनता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुन लो भाई। अब ए के कोऑर्डिनेट से मान लो x1 y1, x2 y2 b के हैं, और x3 y3 c के हैं, और x4 y4 d के। बात समझो, एक क्वाड्रिलेटरल का अलग से फॉर्मूला बनाने की क्या जरूरत है, जबकि हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया ऐसे निकाल सकते हैं यार। लो, दो ट्राइंगल बन गए, एक बार इधर का एरिया निकालो, एक बार इधर का एरिया निकालो, जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। क्यों हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया पढ़े हैं? गलत कह रहे हैं। अब हमने आपको ये फॉर्मूले सब इसलिए बता दिए ताकि अब हम सवाल जब लगाएं तो आप ये ना कहिएगा सर ये कहाँ से आ गया, सर वो कहाँ से आ गया। ठीक है, अब सवाल लगाते हैं आगे चलते। क्वेश्चन लिखा है इफ आप, ये देखिए ये पेपर में आता है क्वेश्चन 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर में, जिसका जो क्राइटेरिया है उससे आता है। इफ ए एंड बी आर कोऑर्डिनेट्स, ए का कोऑर्डिनेट्स ये है, देखो ए का कोऑर्डिनेट्स ये है और बी का कोऑर्डिनेट्स ये है ना। कह रहे हैं कि ऐसे लाइनें खींची हुई है, एक ये है ए भाई और एक ये है बी। इसका कोऑर्डिनेट्स है -2, -2, -2, और b का कोऑर्डिनेट से 2, -4। बोलो है कि नहीं है? कोई पॉइंट है यहाँ पर P कुछ इस प्रकार है भैया मेरे लाल, P कुछ इस प्रकार है कि AP बराबर में 3/7 AB ऐसे है। तो हम इसको लिख सकते हैं AP अपॉन AB बराबर में 3/7। अब ये मान के चलो, अगर AP हमारा देखो AP कितना दिख रहा है 3 रेशियो, और ये पूरा कितना है 7, पूरा कितना है 7। तो अगर हम PB निकालें, अगर PB निकालें तो AP माइनस से AB माइनस से AP घटा देंगे, 7 - 3 बराबर में 4 निकल के आ जाएगा। ये हमारा 4 हो गया। अब P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ P जो होंगे उनको मैंने बताया था, ऐसे लिखा जाता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 और कॉमा लगा करके m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 बेटा। तो आपके m1 m2 तो यही तो हो गए, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। वैल्यू डाल दो बच्चों मेरे, ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो वैल्यू डालो भाई। m1 कितना है? m1 है 3, x2 कितना है? x2 है 2, प्लस यहाँ पर चाहे जब प्लस वाला फॉर्मूला लगाना तो चाहे m1 x2 लिख देना, चाहे m2 x1 लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें, तो प्लस ही है ना। तो 3 × 2 हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा, प्लस m2 कितना है 4, x1 कितना है -2, अपॉन में कितना हो जाएगा 3 + 4। फिर कॉमा लगा दो इसमें। m1 कितना है? m1 बताएगा कोई? 3, y2 कितना है -4, प्लस m2 कितना है? m2 4 है, y1 कितना है मेरे बच्चों 2 है, अपॉन में 3 + 4 हो जाएगा। तो आप देखिए, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 8, यहाँ बचा 7, यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया 8, यहाँ बचा 7। आप ये देखो, जब घटाओगे 6 में से 8 जाएगा तो -2/7, और यहाँ पर -20/7। ये आपके आंसर आ गए। P का कोऑर्डिनेट्स निकल करके आ गया -2/7 एंड -20/7। बात समझ में आ गई? अगर आपको जरा सा भी नॉलेज मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए। देखिए
क्वेश्चन लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। बहुत बड़ा सवाल माना जाएगा, ये 6 नंबर की वैल्यू रखता है। इसका सोल्यूशन हम आपको दे रहे हैं कि मान लीजिए एक लाइन है ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 2 और 2, 8। समझिएगा। अब ये कह रहे हैं कि 4 इक्वल पार्ट्स में 1, 2, 3, देखो 1, 2, 3, 4 पार्ट्स बन गए। अब इसको मान लो P, इसको मान लो Q, इसको मान लो R। अब आपके पास जो कमी है वो ये है कि अगर ये 1 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, ये 1 पार्ट ऐसे मान लीजिए तो M1 जो होगा, अगर मान लो हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P के जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे वो x, y करके निकलेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 और कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये कोऑर्डिनेट्स रहेगा। अब इसमें m1 क्या रहेगा, मान लो अगर ये हम इसके निकालें तो m1 तो हमारा a1 हो जाएगा और m2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3। बात समझ रहे हो? तो हम निकालेंगे कैसे, आप डालो, वैल्यू डालो। m1 कितना है 1 और ये कितना है x2 कितना है 2 है और प्लस m2 कितना है 3 और x1 कितना है -2 अपॉन में m1 प्लस m2 कितना है 1 प्लस 3। यहाँ m1 कितना है 1, y2 कितना है 8 प्लस m2 कितना है 3 और y1 कितना है 2 अपॉन में 1 प्लस 4। आपका जो आया वो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 अपॉन में 4 कॉमा 8 1 जा 8, 3 2 जा 6 अपॉन में 4। यहाँ 3 है बेटा 4, यहाँ 4 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा -4/4 और यहाँ पर आ जाएगा 14/4। 2 दूनी 4, 2 सते 14, 4। यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स हमारे आए वो -1, 7/2 आया P का कोऑर्डिनेट्स। ये वाला जो कोऑर्डिनेट्स आया वो ये आया। अब जब Q निकालोगे Q तो Q तो डायरेक्ट लग जाएगा 2 - 2 बराबर 0 और 8 और 2 10 5। इसके तो कोऑर्डिनेट्स बहुत आसानी से आ जाएंगे क्योंकि Q जो है वो मिड पॉइंट है। Q मिड पॉइंट है। अब आप मान लीजिए अगर R के कोऑर्डिनेट्स निकालते हो, अगर मान लीजिए आपसे कहें कि R के कोऑर्डिनेट्स निकालो तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ R में जो m1 होगा वो 3 हो जाएगा और जो m2 होगा वो 1 हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो ये आपका होमवर्क हो गया, इसको आपको सॉल्व करके लाना है।